उस बुजुर्ग की बात सुनकर जोहाना आगे आई और उसने सभी की तरफ देखकर मुकाबलों के बारे में बताना शुरू किया। सभी नए योद्धाओं को मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तरी कायनात अकादमी के तुम्हारे सीनियर्स की तरफ से मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ। एक बात मैं साफ कर दूं कि तुम लोग चाहे कहीं से भी क्यों ना आते हो, अगर तुम्हें इस अकादमी में रहना है तो यहाँ के उसूल कायदे कानून मानने पड़ेंगे। और हाँ, जैसा कि पूरी दुनिया में होता है, यहाँ भी सबसे ज्यादा इज्जत ताकतवर को ही मिलेगी। अगर तुम किसी बड़े खानदान से आते हो मगर नाकाबिल हो तो तुम्हें हमारी जरा सी भी इज्जत नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इस आखिरी पड़ाव की। जैसा कि बुजुर्ग ने तुम सभी को बताया, जो योद्धा रैंक 7 या उससे ऊपर वाले हैं वो काबिल माने जाएंगे हमसे मुकाबला करने के। लेकिन अगर तुम लोग इस पड़ाव में हिस्सा नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से बुजुर्ग ने तुम सभी को इनाम के बारे में तो बता ही दिया है। मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ मेरे साथ जितने भी सीनियर्स योद्धा खड़े हैं वो मेरी नज़र में ज़्यादा काबिल तो नहीं है, लेकिन वो अकादमी की मान रैंकिंग में 50 सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं। मेरे ख्याल से तुम जैसों को हराना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस दौरान लोगों के चेहरों पर थोड़ी हैरानी दिख रही थी, जिसके साथ किसी ने सवाल किया, जोहाना जी, ये मान रैंकिंग क्या चीज़ है? इस पर जोहाना ने बड़े साफ अंदाज में उसे जवाब दिया, यह रैंकिंग उत्तरी कायनात अकादमी के सबसे कमजोर योद्धाओं की रैंकिंग है। यह सुनते वक्त बहुत से लोगों के चेहरों पर हैरानी दिखाई देती रही। वो समझ भी नहीं पा रहे थे कि जो लोग परमवीर रैंक से थोड़े ही कमजोर थे वो भी उस अकादमी में सबसे कमजोर कैसे माने जाते थे। तभी जोहाना के साथ खड़े योद्धाओं ने उसकी तरफ देखकर हल्की खींच के साथ कहा, जोहाना, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? कम से कम इन नए योद्धाओं के सामने तो हमारी थोड़ी इज्जत रख लो। वैसे भी मान रैंकिंग उतनी भी बुरी नहीं है जैसा कि तुम बता रही हो। इस रैंकिंग के 10 सबसे ताकतवर योद्धा वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन उनकी बात पर जोहाना ने अपना सिर हिलाते हुए उन्हें जवाब दिया, वो बेवकूफ शक्तिशाली हैं। इतनी तो हिम्मत है नहीं उनकी कि वीर रैंकिंग में आ सके, और तुम उन्हें ताकतवर कहते हो। कमजोरों में ताकतवर कहलाने वाला ताकतवरों में कमजोर कहलाने वालों से ज्यादा बेकार होता है। खैर, कमजोरों से याद आया, नए योद्धाओं को शायद पता होगा कि तुम्हारा उत्तरी कायनात स्थल कुल मिलाकर 4 कायनात स्थलों में से एक था, बल्कि इन चारों में तुम्हारे स्थल के योद्धाओं ने ही सबसे धीमी रफ्तार में ये उत्तरी कायनात भवन तैयार किया है। इसका मतलब साफ है कि अगर चारों स्थल के नए योद्धाओं को मिला दिया जाए तो शायद तुम सभी सबसे कमजोर होंगे। इतने में जाफरान से रहा नहीं गया और वो तुरंत आगे आकर कहने लगा, और इस बात का फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? हमारी एक योद्धा पहले ही रैंक 9 हासिल कर चुकी होती। अगर उसने मेरा मतलब अगर वो एक छोटी सी मुश्किल में नहीं खड़ी हो जाती। ये सुनते ही जोहाना ने जाफरान की तरफ देखकर बेरहमी भरी आवाज में कहा, सुनो, मेरे सामने ऐसे बहानों की बातें तो बिल्कुल मत करना। मुझे बहानों में नहीं, कामयाबी में दिलचस्पी है, और जो नाकाम होते हैं सिर्फ वही बहाने बनाते हैं। तुम अपने स्थल के सबसे कमजोर योद्धा हो या सबसे ताकतवर, ये कहकर नहीं, मुकाबला करके साबित करो। बताओ, है हिम्मत? इस पर जाफरान मजबूरी में पीछे हट गया, क्योंकि उसे भी पता था कि जोहाना की ताकत उससे बहुत ज्यादा थी। ऐसे में उससे मुकाबला करने का तो कोई फायदा ही नहीं था। वहीं जाफरान को इस तरह पीछे जाते देख जोहाना के चेहरे का गुरूर और भी ज्यादा हो गया, और उसने सभी से कहा, पता था इस स्थल से सारे कमजोर योद्धा ही निकलेंगे। बाकी स्थलों में कुछ ऐसे कमाल के योद्धा निकले हैं जो हम जैसे सीनियर्स तक को हराने में कामयाब हुए हैं। क्या तुम लोगों में से कोई है जो दूसरे स्थलों के विजेता बांगुर, मिखाइल और यानिस की बराबरी कर सके? इन तीनों नामों के बाहर आते ही दरबार में काफी बड़ा हंगामा मच गया। खास तौर पर यह हंगामा चेतना पथ पर गए लोगों के बीच था। पहले नाम को अलग कर दिया जाए तो बाकी दोनों नाम चेतना पथ के सबसे काबिल योद्धाओं में से थे। वहीं यानिस का नाम सुनते ही ध्रुवांश अपना सिर हिलाकर कहने लगा, यानिस तो बहुत जल्दी बहुत ताकतवर हो गया है। तभी जोहाना ने अपनी बात आगे कही, अब बारी है तुम लोगों की। अगर तुम मुझे साबित करना चाहते हो कि इस स्थल के योद्धा बाकी स्थलों के योद्धाओं से कमजोर नहीं है तो बताओ मत, आगे आओ और मुकाबला जीत कर दिखाओ। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो सिर्फ बातें करते हैं, कोई काम नहीं। उसकी बात सुनते वक्त बहुत से लोग गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे। सभी की इच्छा हुई कि वो तुरंत आगे आए और जोहाना को जोरदार तमाचा मार दें ताकि उसका गुरूर ठिकाने लग सके, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसकी ताकत के बारे में सोचकर आगे आने की। जब जोहाना ने देखा कि कोई भी चुनौती देने के लिए नहीं आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, पता था, कमजोरों की फौज। कोई बात नहीं, जो भी इस आखिरी चुनौती से अलग होना चाहता है वो 2 कदम पीछे हो जाए। ये सुनकर दरबार में मौजूद योद्धा एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और तभी कुछ ऐसे योद्धा जिनका रैंक 7 था पीछे हो गए। उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं था। वो सीनियर्स के सामने बुरी तरह हारना नहीं चाहते थे। जब कुछ योद्धाओं ने ऐसा होते हुए देखा तो रैंक 7 से कम के बहुत से योद्धा भी पीछे हो गए। इन लोगों में नैना भी शामिल थी, जिसने मजबूरी भरी आवाज में कहा,
मुझे भी पीछे होना पड़ेगा दोस्तों। मेरी शुरुआती दिव्यमान शक्तियाँ इन सीनियर्स को तो कभी नहीं हरा सकती। लेकिन ध्रुवांश, लैला, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आगे बढ़ो और इस कमबख्त घमंडी लड़की को हराकर उसका मुंह बंद कर दो। दिखा दो उसे कि इस स्थल के नए योद्धा किसी से कमजोर नहीं है। कुछ पलों बाद जब ज्यादातर योद्धा पीछे हट गए तो तकरीबन 12 लोग आगे खड़े थे, जिन्हें देखकर जोहाना ने अपने हाथों से ढेर सारी रोशनियां बाहर निकाली। ऐसा करते हुए उसने आगे खड़े योद्धाओं से कहा, तुम्हारा मुकाबला किससे होगा, इस बात का फैसला इन रोशनियों से किया जाएगा। तुम्हारे हाथों में आई रोशनियां जिस भी सीनियर्स की तरफ इशारा करेंगी उससे ही तुम्हारा मुकाबला होगा। फिक्र मत करो, मुकाबले का पता चलने के बाद भी तुम्हारे पास ये मौका रहेगा कि तुम पीछे हटकर इस चुनौती से बाहर हो सको। इतने में आगे आई योद्धाओं ने वो रोशनी अपने अपने हाथों में पकड़ी, जिसके बाद उनकी नजर उन सीनियर्स की तरफ हुई जहां वो रोशनियां इशारा कर रही थी। ध्रुवांश ने जब अपनी लाल रंग की रोशनी को देखा तो वो मजबूरी के साथ मुस्कुराने लगा। वो काफी हद तक हैरान भी था और ऐसी ही हैरानी बाकी योद्धाओं के चेहरों पर भी थी। इस हैरानी के साथ ध्रुवांश ने आ भरते हुए मनी मन सोचा, मुकाबला फंसना भी था तो वो भी इस जोहाना के साथ। लगता है आज तो मेरी किस्मत मेरा ज्यादा साथ नहीं देने वाली। ध्रुवांश और जोहाना के मुकाबले के बारे में जानकर पूरे दरबार में एक अजीब खामोशी छा गई। जाहिर सी बात थी कि सभी सीनियर्स में सबसे ताकतवर जोहाना ही थी। ऐसे में ध्रुवांश के लिए जीतना सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला था। वहीं जब ध्रुवांश को अपना दुश्मन समझने वालों ने ऐसा होते देखा तो उनके चेहरों पर खुशी दिखने लगी, जबकि जाफरान और बाकियों के चेहरों पर परेशानी थी। सभी ध्रुवांश की किस्मत को कोस रहे थे, क्योंकि शायद जोहाना को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो लैला ही थी। मगर जोहाना का मुकाबला तो ध्रुवांश से फंसा था। इस दौरान सीनियर्स ने जब ध्रुवांश की तरफ देखा तो उनके चेहरों पर अजीब सी हंसी आने लगी। मध्य का दिव्यमान, एक तो ये नवाड़ी बेहद कमजोर है, ऊपर से इसकी किस्मत भी इतनी खराब है कि इसका मुकाबला जोहाना से फंस गया। ये लड़का पीछे हट जाएगा, देखना। खुद ध्रुवांश भी अपनी किस्मत पर अफसोस मना रहा था, जबकि उसके बगल में खड़ी लैला के चेहरे पर हल्की फिक्र थी। वो समझ गई थी कि जोहाना से निपटना काफी मुश्किल होने वाला था। रही बात जोहाना की तो वो ध्रुवांश की तरफ देखकर उससे कहने लगी, पीछे हट जाओ और हार मान लो। मैं अपना कीमती वक्त तुम्हारे जैसे मध्य के दिव्यमान से लड़कर जाया नहीं करना चाहती। ऐसा करो, अपने बगल में खड़ी लड़की से कह दो, अगर वो मुझसे लड़ना चाहे तो मैं इसके लिए राजी हो जाऊंगी। तुम सभी नई योद्धाओं में इकलौती यही थोड़ी ठीक ठाक लग रही है, बाकी सारे तो मेरी नज़र में निकम्मे हैं। ये सुनते वक्त लैला के चेहरे की फिक्र बरकरार थी, जिसके साथ उसने ध्रुवांश की तरफ देखा। ध्रुवांश भी इस वक्त उसके चेहरे की झिझक को देख रहा था, जिसके साथ उसने कहा, अगर यानेस अपना मुकाबला नहीं जीता होता तो शायद मुझे तुमसे रोशनी बदलने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अब शायद मैं इस मामले को भूल नहीं पाऊंगा। लैला अपना सिर हिलाते हुए उसकी बात समझने लगी। अगर यानेस मुकाबला नहीं जीता होता तो ध्रुवांश शायद पीछे हट जाता, लेकिन अब बात सम्मान की आ गई थी, क्योंकि चेतना पथ पर ध्रुवांश ने यानेस को हरा दिया था। तब लैला ने धीमी आवाज में उससे कहा, अच्छे से लड़ना ध्रुवांश। ये सुनकर ध्रुवांश ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जोहाना से कहा, रोशनी बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा जोहाना। इस पर एक पल के लिए जोहाना के चेहरे पर हैरानी दिखी, जिसके बाद उसने खूंखार अंदाज में कहा, तुम मर्द कब सुधरोगे? लड़की के सामने हार नहीं मान सकते ना, क्योंकि तुम्हारा गुरूर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए तो तुम मेरे जैसी योद्धा से भी लड़ने को तैयार हो गए, जिसके सामने तुम कभी जीत भी नहीं सकते। ऐसी बेवकूफी लड़कियां तो कभी नहीं करती। खैर, अब जो कि सभी नए योद्धा बेवकूफी हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। उसकी बात सुनते वक्त दरबार में मौजूद बहुत से योद्धा अपने दांत पीसने लगे। आखिर जोहाना कब से नए योद्धाओं की बेइज्जती करती जा रही थी, मगर कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कह पाया। पर ध्रुवांश तो बाकियों से अलग था, इसलिए अपनी बेइज्जती सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई, जिसके साथ उसने जवाब दिया, जोहाना, पहली चीज तो कि ये बड़ा ही भद्दा नाम है तुम्हारा। मतलब सच कहूं तो शायद आधी रात को नींद से अचानक जागने पर भी इससे तो बेहतर नाम मेरे मुंह से निकल जाएगा। लगता है तुम्हारे घर वाले तुमसे प्यार नहीं करते, इसलिए तो ऐसा नाम दिया उन्होंने तुम्हें। और प्यार के अभाव में बड़ी हुई बच्ची इतने गुरूर से भर गई। खैर, दूसरी बात पर आते हैं। जिस वक्त तुम्हारे मोहल्ले के चाशनी नुमा बच्चों को हराकर अपने गुरूर को बढ़ावा दे रही थी ना तुम, तब मैं खूंखार मुकाबलों से आए जख्मों को अपना बिछौना बना रहा था। इसलिए हिसाब से रहने की जरूरत अगर वाकई किसी को है तो वो तुम्हें है। ध्रुवांश ने जैसे ये कहा तो पूरे दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, बल्कि एक दर्जन सीनियर्स भी खुले मुंह और हैरत भरी नजरों के साथ ध्रुवांश को देखते जा रहे थे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी जोहाना से इस तरह बात करने की, और ध्रुवांश ने तो वहां आते ही जोहाना को गुस्से से आग बबूला कर दिया था। बल्कि खुद वहां मौजूद बुजुर्ग तक ध्रुवांश की बात सुनकर मुस्कुराने लगे, लेकिन वो इस मामले के बीच में नहीं आए। तब जोहाना ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा,
क्या कहा तुमने? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं और वो पलक झपकते ही ध्रुवांश के ठीक सामने आ गई। इस वक्त उसके शरीर से बेइंतहा शक्तियां निकल रही थीं, जिसके साथ वो ध्रुवांश को डराने के इरादे से कहने लगी, अगर हिम्मत है ना तो अब कहकर बताओ जो भी तुमने कहा। वहीं उसकी बात पर ध्रुवांश के बगल में खड़ी लैला ने मुस्कुराकर जोहाना से कहा, जोहाना, इस जगह पर सबको बराबर हक है अपनी बात कहने का। इतनी देर से जब तुम सभी योद्धाओं की बेइज्जती कर रही थी तब तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? अब जो कि किसी ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी तो तुम्हें चींटी काटने लगी। लेकिन जोहाना की गुस्से भरी नजर तो ध्रुवांश पर ही टिकी थी और उसने इसी गुस्से में कहा, हक तो है सबको अपनी बात कहने का, लेकिन अगर हद पार करके कोई कुछ कहे ना तो उसे इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। ए लड़के, जितनी तेज तेरी जुबान चलती है ना, उम्मीद करती हूं कि तेरी रफ्तार भी उतनी तेज हो, क्योंकि अगर तू मेरी पकड़ में आ गया ना तो तेरी शामत आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस पर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां मौजूद सीनियर्स में सबसे कमजोर योद्धा हो या सबसे ताकतवर, ये कहकर नहीं, मुकाबला करके साबित करो। यही कहा था ना तुमने, तो करो साबित। ये सुनते ही जोहाना का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, बुजुर्ग, मुकाबला शुरू करने का ऐलान कीजिए, अब मैं खुद को और नहीं रोक सकती। वहीं उसे इस कदर नाराज होते देख बुजुर्ग ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, अगर सभी लोग तैयार हैं तो चलो इस अकादमी की चुनौती का आखिरी पड़ाव शुरू करते हैं। अब उनकी बात पर किसी को भी ऐतराज नहीं था, इसलिए उनके हाथों से निकलती 1 दर्जन रोशनियों ने सीनियर्स और नए योद्धाओं को घेर लिया। इस दौरान जोहाना तो गुस्से से लाल आंखों के साथ ध्रुवांश को ही देख रही थी, जिसके बाद उसने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा, इस बेवकूफ को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। इसकी इतनी हिम्मत कि इतनी कम शक्तियों के साथ ये मुझसे इस तरह बात कर रहा है। क्या इसे अकादमी के सीनियर्स की काबिलियत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है? फिर जैसे ही वो चमकदार रोशनियां जिन्होंने योद्धाओं को घेर लिया था गायब हुई, तो सभी को देखा कि ध्रुवांश और बाकी सभी योद्धा वहां से गायब हो गए। ये देखकर दरबार में मौजूद वो योद्धा जिन्होंने चुनौती में हिस्सा नहीं लिया था काफी हैरान हुए। लेकिन धीरे धीरे उनके सामने एक बहुत बड़ा आईना तैयार हुआ, जिसके अंदर बहुत सी रोशनियां नजर आ रही थीं। इन रोशनियों के अंदर वो सभी लोग थे जो एक पल पहले उनकी नजरों के सामने से गायब हुए थे। तब सभी की समझ आया कि इस आईने में वो सभी के मुकाबले देख सकते थे, लेकिन हर किसी की नजर तो ध्रुवांश और जोहाना के मुकाबले की तरफ हुई, क्योंकि हर कोई देखना चाहता था कि उस मुकाबले का अंजाम क्या होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ जब ध्रुवांश की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक खाली दरबार में था, जो पहले के दरबार जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन उस दरबार में सिर्फ वो और जोहाना खड़े थे। तब जोहाना ने गूंजती हुई आवाज में उससे पूछा, नवाड़ी, तैयार हो जाओ उन लफ्जों की कीमत चुकाने के लिए जो तुमने मुझसे कहे थे। यह सुनकर ध्रुवांश ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, अगर तुमने वो लफ्ज सुन ही लिए थे तो फिर क्यों मेरे मुंह के सामने आकर पूछ रही थी? क्या कहा तुमने? अगर हिम्मत है ना तो अब कहकर बताओ। चलो बातें कम करो और मुकाबला शुरू करो, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो क्या ताकतवर जोहाना को हरा पाएगा ध्रुवांश, या फिर उसकी ताकत को कम आंकने की भूल कर बैठेगा वो? जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रेवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसका ध्यान तो शिनाक पर ही था, जिसके चेहरे पर मजबूरी और परेशानी साफ दिख रही थी, बल्कि पलटकर 2 थप्पड़ कमजोरों की परेशानी साफ दिख रही थी। जब कुछ जिस वक्त शिनाक ने पथरीला हाथ उस बुजुर्ग की बात सुनकर जोहाना नाराजगी थी, जिसके साथ उसने ध्रुवांश पर चिल्लाकर कहा, अभी तक तुम्हारी जुबान इतनी तेज चल रही है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वो अपनी चेतना शक्तियां बाहर निकालने लगी, क्योंकि आज तक उससे किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। तब ध्रुवांश ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब जो कि तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं आ रही तो चलो मुकाबला शुरू करते हैं। अपनी बात कहने के बाद ध्रुवांश तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा। उसने परछाई धमाका चेतना कला का इस्तेमाल किया था, जिससे वो परछाइयों में बदलकर जोहाना की तरफ बढ़ा। इस दौरान उसकी दोनों उंगलियां सुनहरे रंग की थी और वो तेजी से जोहाना के गले की तरफ जाने लगी। जब जोहाना ने ध्रुवांश के इस हमले को देखा तो उसके चेहरे पर हंसी आ गई और उसने उस हमले से बचने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि उसके शरीर से निकली चेतना शक्तियां इस कदर बढ़ गईं कि उसने ध्रुवांश को बड़ी आसानी से पीछे धकेल दिया। एक मध्य के दिव्यमान और परमवीर के बीच का फासला बहुत ज्यादा होता था। तब जोहाना ने आंखों में बेरहमी के साथ कहा, महज इतनी शक्तियों के साथ तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मुझसे मुकाबला करने आ गए? अपनी पूरी शक्तियां बाहर निकालो, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा हमला करने का मौका नहीं देने वाली। ये सुनकर ध्रुवांश ने बेझिझक काले रंग की चेतना शक्तियां बाहर निकाली और एक झटके में आसमान में एक बहुत बड़ा काले रंग का हाथ तैयार किया। इस हाथ के साथ ही ध्रुवांश के ठीक सामने एक सुनहरी मीनार तैयार हो गई, जो तेजी से आगे बढ़ते हुए जोहाना पर हमला करने लगी। इस दौरान आसमान में तैयार हुआ हाथ भी उस पर हमला कर रहा था।
ध्रुवांश को पता था कि इतने ताकतवर योद्धा के सामने उसे अपने सबसे ताकतवर हमले ही इस्तेमाल करने पड़ते। तब जोहाना ने दोनों तरफ से आते हमलों को देखकर कहा, यह कम से कम पिछले हमलों से तो बेहतर है, लेकिन है ये भी बहुत कमजोर। इतना कहते ही वो तुरंत जमीन से छलांग लगाकर ऊपर की तरफ जाने लगी और सबसे पहले उसने काले हाथ पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। ध्रुवांश ने देखा कि जोहाना के हमले में कितनी ज्यादा ताकत थी, मगर उस काले हाथ को खत्म करने के बाद भी वो रुकी नहीं और अपनी चेतना शक्तियों से एक भाला तैयार कर उसने सुनहरी मीनार पर भी जोरदार हमला कर दिया। फिर ध्रुवांश की नजरों के सामने वो भाला उस विशालकाय मीनार को चीरते हुए आगे बढ़ा। चेतना शक्तियों की खतरनाक लहर चारों तरफ फैलने लगी और सब कुछ धुंधला पड़ गया। इस दौरान जोहाना की आंखों की बेरहमी बरकरार थी और वो ध्रुवांश की शक्तियों का मजाक उड़ाने के लिए तैयार हुई, पर तभी उसके चेहरे का रंग बदलने लगा जब उसे दिखा कि ध्रुवांश ने आसमान में सुनहरे रंग का एक बहुत बड़ा जाल तैयार कर दिया। उस ताकतवर चेतना जाल को देखकर जोहाना की आंखों में हैरानी दिखी और उसने कहा, चेतना जाल? मतलब ये एक दूसरे पड़ाव का परम चेतक योगी भी है, तभी तो ये इतना गुरूर दिखा रहा है, वो भी महज मध्य का दिव्यमान होकर। जाहिर सी बात थी कि उस चेतना जाल की खतरनाक शक्तियां महसूस कर जोहाना को ध्रुवांश के योगी रैंक का पता चल गया था। लेकिन एक पल बाद जोहाना का गुरूर वापस दिखाई देने लगा, क्योंकि किसी परमवीर से लड़ने के लिए तो किसी योगी का तीसरे पड़ाव का परम चेतक होना जरूरी था, और ध्रुवांश तो फिलहाल उससे काफी दूर था। दूसरी तरफ ध्रुवांश ने गहरी सांस ली और अपने हाथों की सील तेजी से बदलता गया। आखिर में उसने चेतना जाल का हमला करते हुए कहा, चेतना ऐरावत जाल का हमला। उसके ऐसा कहते ही चेतना जाल में से एक बहुत बड़ा सुनहरा हाथी बाहर निकला और जोहाना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस दौरान दरबार में मौजूद योद्धाओं ने जब आईने में देखा कि ध्रुवांश ने किस कदर ताकतवर हमला जोहाना पर किया, तो उनके चेहरों पर हैरानी दिखने लगी। पर सभी के जहन में एक ही सवाल था कि चाहे उसके चेतना जाल का हमला कितना भी ताकतवर क्यों ना था, क्या वो एक परमवीर योद्धा को हरा पाता? इस वक्त ध्रुवांश और जोहाना जिस दरबार में मुकाबला कर रहे थे, वो पूरा दरबार कांप रहा था। जोहाना सुनहरे हाथी को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी, जिसके बाद उसने अपने हाथों में पकड़े भाले से उस हाथी पर जोरदार हमला किया। उसके इस हमले के बाद सुनहरा हाथी धुंधला दिखने लगा और उस टक्कर से शक्तियों की खतरनाक लहरें चारों तरफ फैलने लगी। किस्मत से उस जगह पर ध्रुवांश और जोहाना के अलावा और कोई नहीं था, नहीं तो इतनी खतरनाक शक्तियों की लहर से काफी जख्मी हो जाता। इतने में ध्रुवांश ने अपने हाथों की सील बदलकर कमजोर पड़ते सुनहरे हाथी को सुनहरे चक्र में बदल दिया, जिससे उसकी शक्तियां अचानक काफी ज्यादा बढ़ गईं। इतना ही नहीं, बल्कि वो जोहाना के भाले को तबाह करते हुए सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर जोहाना घबराई नहीं, बल्कि उसने अपने हाथों में चेतना शक्तियां इकट्ठा कर बड़ी बड़ी लहरें तैयार कर दी। वो लहरें आगे बढ़ते हुए सुनहरे चक्र से टकराई और इस टक्कर से उस मजबूत चक्र के भी दो हिस्से हो गए। तब दरबार में मौजूद नए योद्धा जो आईने के जरिए ये मुकाबला देख रहे थे, हड़बड़ाने लगे। वाकई जोहाना उनकी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर निकली, और तो और उसके पास बहुत सी अनोखी चेतना कलाएं भी थी, जिनके सामने ध्रुवांश शायद कमजोर पड़ जाता। जिस दौरान उनकी नजर इस मुकाबले पर थी, उतने में दो रोशनियां आईने में से बाहर आकर उस दरबार में खड़ी हो गईं। लोगों ने एक साथ इन दोनों रोशनियों को देखा, जो लैला और एक सीनियर थे। उस सीनियर का चेहरा शर्म से लाल हो रखा था और वो मजबूरी में अपना सर हिलाते हुए अपनी जगह पर चला गया। वहीं लैला के चेहरे पर भी जीत की ज्यादा खुशी नहीं थी, लेकिन सभी समझ गए कि लैला मुकाबला जीत गई थी। फिर भी बहुत से ऐसे योद्धा थे जो लैला को हैरानी भरी नजरों के साथ देखते गए, लेकिन उसने तो सभी को नजरअंदाज कर अपना ध्यान आईने में होते सबसे खास मुकाबले की तरफ किया। वहां उसे जैसे ही ध्रुवांश देखा तो लैला की आंखों में हल्की फिक्र दिखने लगी। दूसरी तरफ एक जोरदार धमाका हुआ और जोहाना का शरीर ध्रुवांश के ठीक सामने आ गया। वहां पहुंचकर उसने बेरहमी से ध्रुवांश के सीने पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसे ध्रुवांश ने अपने हाथों से रोका। पर उस हमले में इतनी ताकत थी कि ध्रुवांश उड़ते हुए बहुत पीछे जा गिरा। फिर जैसे तैसे खड़े होकर वो अपने हाथ हिलाने लगा, क्योंकि उसके हाथ सुन पड़ गए थे। तब उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिख रही थी। ये दूसरी बार था जब उसका मुकाबला किसी परमवीर से हो रहा था। पहली बार तो प्राचीन अमर पक्षी की मदद से वो विशंभर को हराने में कामयाब रहा था, लेकिन ऐसा करने की भी ध्रुवांश को काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी और वो आधे महीने तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाया था। और आज तो वो अमर पक्षी की शक्तियां भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इतने में जोहाना का शरीर दोबारा गायब होते हुए ध्रुवांश के ठीक सामने आ गया और उसने हंसते हुए उस पर एक और जोरदार हमला कर दिया। लेकिन ऐन वक्त पर ध्रुवांश ने खुद को पीछे किया, जिसके बाद वो चैन की सांस लेने लगा। ऐसा करते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, बाल बाल बच गया। जोहाना का यह हमला तो पिछले हमले से भी ज्यादा ताकतवर था। लगता है मुझे अमर पक्षी से मदद मांगनी पड़ेगी। ऐसा कहकर उसने अपनी अंतरात्मा को तेजी से अमर पक्षी के पास भेजा, जिसे देखकर अमर पक्षी कहने लगी, तुम्हें मेरी शक्तियों की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? बड़ी मुश्किल से तो 2 परमवीर आत्मिक अंशों की शक्तियों से मैं अपनी ताकत हासिल कर पाई हूँ। और वैसे भी तुम जिंदगी मौत का मुकाबला तो लड़ नहीं रहे हो जो तुम्हें मेरी शक्तियों की जरूरत पड़े।
हार जाओ इस लड़की से, तुम्हारे गुरूर के सिवाय और तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर ध्रुवांश की अंतरात्मा ने जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ अपने हिस्से की शक्तियाँ लेने आया हूँ। शायद तुम भूल गई हो कि खून के रिश्ते के बाद तुम्हारी शक्तियाँ सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, मेरी भी हो गई हैं। भले ही वो जितनी शक्तियाँ इस वक्त इस्तेमाल कर पाता, वो विशंभर के खिलाफ किए हमले से तो काफ़ी कम थी, लेकिन मौजूदा हालात में तो वो भी ध्रुवांश के लिए काफ़ी होती। तब अमर पक्षी ने आह भरते हुए अपनी आंखें बंद की और धीमी आवाज में कहा, जो करना है करो। उसके शरीर से काले रंग की आग निकलती जा रही थी, जो ध्रुवांश की अंतरात्मा में जाती गई। दूसरी तरफ जोहाना ने देखा कि ध्रुवांश कैसे अपनी जान बचाकर उससे भाग रहा था। तब उसने मुस्कुराकर ध्रुवांश की बेइज्जती करते हुए कहा, क्या हुआ नवाड़ी, अब नहीं चल रही तुम्हारी जुबान? पता चल गया कि तुम्हारी और मेरी काबिलियत में कितना ज्यादा फर्क है, लेकिन तुमने मुझे नाराज कर दिया है और इसकी कीमत तुम्हें अब चुकानी ही पड़ेगी। वैसे भी अब वक्त आ गया है ये मुकाबला खत्म करने का। ये कहते ही उसने अपने हमले और भी ज्यादा खतरनाक कर दिए ताकि वो मुकाबला जल्द से जल्द खत्म कर सके। इसलिए उसकी चेतना शक्तियां भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी और वो हड़बड़ाकर ध्रुवांश पर हमला करने लगी। लेकिन जैसे ही वो ध्रुवांश पर हमला करने वाली थी, तभी ध्रुवांश की आंखों में काले रंग की आग जलने लगी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट के साथ ही ध्रुवांश ने उससे कहा, जोहाना, मुकाबला खत्म होने से पहले ही जीत की खुशी मनाना हानिकारक हो सकता है। फिर ध्रुवांश ने एक जोरदार मुक्का आगे जड़ दिया, जिससे बेहिसाब काले रंग की चेतना शक्तियां आगे निकली और इस बार इन शक्तियों में आग भी जल रही थी। वो मुक्का जैसे ही जोहाना के हमले से टकराया तो एक जोरदार झटका महसूस हुआ और जमीन पर दरारें पड़ने लगी। उस टक्कर से ध्रुवांश और जोहाना दोनों के शरीर कांपने लगे और वो दोनों ही झटका खाकर काफी पीछे हो गए। दूसरी तरफ दरबार में मौजूद नए योद्धाओं के मुंह हैरानी में खुले के खुले रह गए। ध्रुवांश का वो हमला जोहाना को टक्कर कैसे दे पाया था, ये कोई समझ नहीं पाया। अभी तक ज्यादातर मुकाबले खत्म हो गए थे, इसलिए नए योद्धाओं के साथ सीनियर्स भी उस दरबार में आ गए थे। उन्होंने भी ध्रुवांश के हमले को देखकर कहा, ये लड़का काफी दिलचस्प समझ आता है। वही मुकाबले के मैदान में जोहाना ने खुद को संभाला और उसके बेरहमी भरे चेहरे पर अजीब सी हैरानी नजर आने लगी। उसने इस हैरानी के साथ ही खुद से पूछा, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? वो देख रही थी कि ध्रुवांश का शरीर काले रंग की चेतना शक्तियों से ढका था और उसके अंदर एक बड़ी रहस्यमयी आग भी चल रही थी। ध्रुवांश की बढ़ी हुई शक्तियां देखकर जोहाना ने सवाल किया, इसकी शक्तियां आखिर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गईं? इस दौरान ध्रुवांश ने भी जोहाना के चेहरे की हैरानी देखी और वो मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपनी आंखों में जलती आग और ज्यादा बढ़ाते हुए कहा, जोहाना, चलो दोबारा कोशिश करो ये मुकाबला खत्म करने की। ये सुनकर जोहाना ने अपनी हैरानी को काबू किया और गुस्से भरी आवाज में कहा, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी शक्तियां थोड़ी बहुत बढ़ गई हैं? मैं अभी भी तुमसे डरती नहीं हूं नवाड़ी। पर तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी और ध्रुवांश उसके ठीक सामने आ गया। उसके हाथों में काले रंग की चेतना शक्तियां इकट्ठा थी, जिसके साथ उसने जोहाना पर हमला कर दिया। तभी जोहाना ने भी हड़बड़ाकर अपना मुक्का सामने किया ताकि वो खुद को ध्रुवांश के हमले से बचा सके। दोनों मुक्कों की टक्कर पर शक्तियों की लहरें निकलने लगी और तब जाकर जोहाना के चेहरे का रंग बदलने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो महसूस कर रही थी कि ध्रुवांश की शक्तियां उसकी शक्तियों पर हावी पड़ रही थीं, बल्कि चेतना शक्तियों में मौजूद आग जोहाना की शक्तियों को जलाकर गायब कर रही थी। ये देखते ही जोहाना चिल्लाई, आखिर ये आग है कौन सी शक्ति? ये तो चेतना शक्तियों को भी जलाकर गायब कर सकती है। जब वो महसूस करने लगी कि उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थी, तो उसने तुरंत अपने आप को पीछे किया और ध्रुवांश से जैसे तैसे दूर हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी दिखने लगी थी और तभी उसने अपने पास से एक नीले रंग का चील बाहर निकाला। वो चील बर्फ से बना था और उसकी चेतना शक्तियां भी बेहद खतरनाक लग रही थीं। उस नीले रंग के बर्फीले चील का शरीर एक बर्फीले कवच से ढका था और उसे देखकर ध्रुवांश के चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब होने लगी। जबकि दरबार में मौजूद कुछ सीनियर्स ने तो आह भरते हुए कहा, यकीन नहीं होता कि इस लड़के ने जोहाना को हिमदार चील निकालने पर मजबूर कर दिया। पता नहीं ये लड़का फेरिस्त के 65वें सबसे ताकतवर जानवर के सामने क्या कर पाएगा। तभी उस नीले रंग के बर्फीले चील ने अपने विशालकाय पंख खोलने शुरू किए। उसके पंखों के खुलते ही आसपास की हवा तक जमने लगी और ध्रुवांश को बेतहाशा ठंड लगने लगी। वो देख रहा था कि उस चील से निकलती ठंडक शीत लहर करैत से भी ज्यादा खतरनाक थी। तब ध्रुवांश के चेहरे पर छाई परेशानी देखकर जोहाना ने उससे कहा, मुझे हिमदार चील इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यही तुम्हारी जीत है नवाड़ी। उसकी आंखों में बेरहमी थी, लेकिन वो भी जानती थी कि ध्रुवांश की शक्तियों ने उसे बहुत हैरान कर दिया था। बल्कि ये सब कुछ तब था जब ध्रुवांश महज मध्य का दिव्यमान था। इसका मतलब अगर वो चरम का दिव्यमान हो जाता तब तो वो शायद जोहाना को भी हरा देता। और क्योंकि जोहाना की नज़र में ताकत ही सब कुछ होती थी, इसलिए पहले वो जिस हकारत भरी नज़र के साथ ध्रुवांश को देख रही थी वो अब बदल चुकी थी। इतने में ध्रुवांश ने आ भरी और जोहाना की तरफ देखते हुए कहा,
मुझे इस हिमदार चील का हमला देखने में बड़ी दिलचस्पी है जोहाना। रही बात हारने की, तो मैं अभी भी हार मानने नहीं वाला। उसने अपनी उंगलियां चटकानी शुरू की क्योंकि अब वो मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। वहीं उसका अंदाज देखकर जोहाना चिल्लाई और नीले रंग की बर्फीली रोशनी उसने अपने शरीर से निकालनी शुरू की। उसके ऐसा करने पर सामने मौजूद चील जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाने लगा और तब जोहाना का शरीर उस चील के शरीर से मिल गया। अब जो कि दोनों के शरीर एक दूसरे से मिल गए तो चील की आंखें जोहाना जैसी हो गईं और वो चिंगाड़ते हुए चेतना शक्तियां बाहर निकालने लगा। उसके ऐसा करने पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमने लगी थी, बल्कि वहां चलती हवा तक पूरी तरह से जम गई। तभी उस हिमदार चील ने आसपास की बर्फ से चेतना शक्तियां सोखना शुरू किया, जिसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ते हुए ध्रुवांश पर हमला करने लगा। तो आखिर कैसे टक्कर दे पाएगा ध्रुवांश जोहाना के इस ताकतवर और खूंखार हिमदार चील को, या फिर वो सभी को हैरान करने में हो जाएगा कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बुजुर्ग की बात सुनकर जोहाना आगे आई और उसने सभी की तरफ देखकर